नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मनु भंडारी की रचना एक कहानी यह भी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पहला भाग पढ़ा। उसमें हमने जाना कि मनु भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था और क्यों था। मनु भंडारी के पिता के स्वभाव की कौन सी बातें उनके व्यक्तित्व में आई और किस तरीके से उनके व्यक्तित्व में समा गई, ये बात उनको खुद को भी नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश की हालत उस समय कैसी थी और वह किस प्रकार से उसकी देश की जो हालत थी या देश की जो स्थितियाँ थी उसमें किस प्रकार से वो पार्टिसिपेट करने लगी थी। और उनके पिता इसके लिए उन्हें उत्साहित करते थे कि वह इन चीज़ों को सुने और कैसे हमारे देश में आग लगी हुई थी जो 42 में या 1942 में जो क्रांति शुरू हुई और 44 में जो क्रांतियों ने विकराल रूप ले लिया था उसका वर्णन लेखिका ने थोड़ा सा किया। अब आगे पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। उनके पिता के पास जो भी राजनीतिक नेता आया करते थे और जो बहस किया करते थे उनको वह सुना करती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अब वो कहती हैं कि लेखक कौन होते थे, उनकी अहमियत क्या है और जो उनके पिता उनमें पढ़ने के लिए कहा करते थे उन किताबों को वो पढ़ा भी करती थी क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह केवल 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। फिर कहती हैं आगे, लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने कहा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थीं। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। ये कहती हैं कि जो पहले उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया कि पिता के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा, अब उनके दूसरे व्यक्तित्व के बारे में बता रही है जिनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा है, जिनका नाम है शीला अग्रवाल, जो कि कॉलेज की प्रिंसिपल थी। वो कहती हैं कि मात्र पढ़ने को, उन्होंने जो साहित्यिक दुनिया में उनका परिचय करवाया या उसमें प्रवेश करवाया, केवल किताबें पढ़ने को करवाया और साथ में चुनाव करके पढ़ने को, मतलब कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, ये भी उन्होंने शीला अग्रवाल जो थी उन्होंने बताया। फिर कहती है खुद चुन चुन कर किताबें दी। फिर पहले तो शीला अग्रवाल ने खुद ने किताबें पढ़ी और फिर वो किताबें, वो साहित्य उनको दिया लेखिका को कि वह पढ़े। फिर पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। फिर जब जो किताबें दोनों पढ़ चुके होते थे उस पर वह बहस चर्चाएं किया करते थे। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। ये सभी वो लेखक थे, तत्कालीन लेखक थे जो कि जो अपनी रचनाओं के उत्कर्ष पर चल रहे थे। उस समय ये फेमस लेखक हैं हमारे स्वतंत्रता के समय चलने वाले और जिन्होंने साहित्य के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत हेल्प की है या बहुत सहयोग किया है। तो उनको उन्होंने पढ़ा। फिर तो फैलती ही चली गई, जो उनके साहित्यकारों की जो दुनिया है वह बढ़ती गई, यानी कि जो लेखकों को उन्होंने, बड़े बड़े नए नए लेखकों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिर कहती हैं कि जरूर उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास का नाम है, बहुत अच्छा लगा था, ये जैनेन्द्र जी की रचना है। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। मतलब जो शेखर एक जीवनी रचना है, उनका उपन्यास है, वह पढ़ा तो जरूर परंतु वह समझ नहीं पाए कि इसमें वह लेखक क्या कहना चाहते हैं। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसके मन को इस कदर बांधा, उस रचना ने उनके मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में फिर से शेखर जो रचना थी ना, उपन्यास, उसको दोबारा पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे। क्या मतलब है इसका कि यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। मूल्य यानी जीवन मूल्य, हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, यानी कि हमारी जो जीवन मूल्य या मानवीय मूल्य, जो हमारी धारणा है, उसके मंथन का युग था कि हम सही हैं, गलत है, नैतिकता क्या है, वास्तव में नैतिकता क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सब चीज़ों का, धारणाओं का, और पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो ये सब चीज़ों का मंथन था, उस पर विचार चल रहा था। बड़े बड़े लेखक विचार कर रहे थे या अपनी रचनाओं में बता रहे थे। तो कहती हैं उन्होंने भी किया। बनाई नई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। जो पुरानी चीज़ें थी, नैतिकता का जो क्राइटेरिया, पुण्य पाप
का जो क्राइटेरिया था वह ध्वस्त हो रहे थे। मतलब उन्होंने जो रचनाकारों ने लिखा उनके बारे में, पुरानी धारणाओं के बारे में, नई धारणाओं के बारे में, उससे ऐसा लग रहा था कि पुरानी चीज़ें गलत है या नई चीज़ें गलत है। इस प्रकार से उनके मन में मंथन चल रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का जो त्याग पत्र, ये भी रचना का नाम है। भगवती बाबू का जो चित्रलेखा, रचना का नाम है। पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें यानी चर्चा करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। लेखिका कहती हैं कि मेरे जीवन में जो साहित्य को लेकर आई वह थी शीला अग्रवाल। उन्होंने मुझे कई रचनाकारों से परिचय करवाया। उन्होंने जो जीवन मूल्यों पर लिखा है उसके बारे में मैंने भी पढ़ा और पढ़ करके अपने मन में, अपने जो मानसिक जो उनमें द्वंद्व चला उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया कि यह एक मंथन का युग था जिसमें जीवन मूल्यों का मंथन किया गया। आगे कहती हैं, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, दायरा मतलब क्राइटेरिया नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। लेखिका कहती हैं कि शीला अग्रवाल ने मेरे व्यक्तित्व पर एक तो प्रभाव डाला कि मुझ में, मेरे व्यक्तित्व में साहित्य लेकर आई। दूसरा वो कहती हैं कि मुझे घर से बाहर भी निकलना उन्होंने सिखाया, और केवल बाहर निकलना नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों के साथ जूझना और सक्रिय भागीदार बनना भी सिखाया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव न था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। मतलब जो शीला अग्रवाल थी उन्होंने साहित्य तो पढ़ाया ही, साथ में उनमें जो स्वतंत्रता के प्रति जो उफान था वह उनके खून में बहने लगा। लेखिका के खून में भी लावा बनकर, मतलब जिस प्रकार से लावा उबलता है, गर्म होता है और जिस प्रकार किसी पर भी पड़ता है वो जला देता है, उसी प्रकार लेखिका के खून में भी उबाल आने लगा स्वतंत्रता के प्रति और उन्होंने सक्रिय भागीदारियां निभाना शुरू कर दिया। स्थिति ये हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था। बवंडर क्या था कि जो 45-46 का समय था, उस समय जबरदस्त स्थिति थी कि अंग्रेजों को भगाने की और देशवासी सब एक एक भागीदारी निभा रहे थे। तो बवंडर था, बवंडर यानी आंधी तूफान चल रहा था और एक घर में था। एक घर में क्यों था उसके बारे में बताती हैं लेखिका। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। मतलब पिता ने जो स्वतंत्रता दी थी कि तुम जब भी कोई मेहमान आते हैं या जो भी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं उनके बीच में बैठो और समझो, पर ये नहीं थी कि वह घर से बाहर निकले। और इसलिए घर में बवंडर यानी तूफान आ गया था क्योंकि पिता नाराज थे। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब लेखिका ये काम किया करती, सड़कों पर नारे लगाती, तो पिता को जब पता चलता तो उनके लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना असंभव हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। अब लेखिका बताती हैं कि बड़े होने के बाद पिता और उनमें क्यों मतभेद रहा, इसका कारण कहती हैं वो कि जब पिता के लिए यह मुश्किल था कि वह अपनी बेटी को इस प्रकार सड़कों पर जाते देखे, तो उनके लिए, लेखिका के लिए यह मुश्किल था कि पिता अपने अनुसार स्वतंत्रता की क्राइटेरिया फिक्स करे। मतलब वह स्वतंत्रता, यहाँ पर तो स्वतंत्र रहना है, यहाँ नहीं, ये क्राइटेरिया वह फिक्स करे, ये उनके लिए मुश्किल था। यानी वह अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा लिखना चाहती थी। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, मतलब इतना उबाल हो, इतना गुस्सा हो देश की परिस्थितियों के प्रति, तो सारे निषेध जो भी निषेध लगाए, जितने भी सीमाएं लगाई गई, सारी वर्जनाएं, जितनी भी मनादियां थी, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना कि किस प्रकार से पिता का क्रोध था, पिता की द्वारा लगाई गई सीमाएं थी, वह जो गुस्सा था या डर था, वह सब कुछ मेरे लिए ध्वस्त हो गया, यानी मेरे लिए गिर गई वो दीवारें। ये तभी जाना जब मैंने ये अनुभव किया, अपने जीवन में हुआ। फिर कहते हैं, अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, जब 46-47 में जब भारत की आज़ादी का समय चल रहा था और राजेंद्र से शादी की
तब तक वह चलता ही रहा। फिर उन्होंने विवाह भी अपने मन से या मन में सोचकर, जो भी मतलब उन्होंने जो वर चुना वो अपने हिसाब से चुना, तो वह भी उनके पिता के मतभेद का कारण बना। तो ये कहते हैं कि जब से मैंने घर से बाहर निकल करके आज़ादी के लिए सड़कें नापना, नारे लगाना शुरू किया और जब तक विवाह किया तब तक मेरा पिता से मतभेद ही बना रहा। आगे कहती हैं, यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश की प्राप्ति, कोई मेरी बड़ाई करे, ये सबसे बड़ी दुर्बलता। पहले तो उन्होंने कहा गोरा रंग, अब दूसरी चीज बता रही है उनकी यश लिप्सा। और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो। यही उनकी दुर्बलता थी, सम्मान भी हो और प्रतिष्ठा भी हो, वर्चस्व भी हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा सम्मान मिलने लगा था ना लेखिका को, इसलिए उनके क्रोध से वो बची थी। क्योंकि उनकी ये दुर्बलता थी तो लेखिका में ये सब चीज़ें आने लगी थी। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं और जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो बढ़ गई थी, इसलिए उनके क्रोध से वो बच गई। एक बार कॉलेज में से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, यानी बहुत क्रोधित हुए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन बनाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा उसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वो तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं। यहाँ पर पिता ने आकर ऐसा कहा तो वह क्या थे, उनकी बताया ना लेखिका ने कि वह उनकी मजबूरी थी कि अगर वह यश मिल रहा है तो वह थोड़े से झुक जाते थे। तो जब उनको कॉलेज जाकर पता चला कि जो प्रिंसिपल है वह भी डर रही है मेरी बेटी से और कहती हैं कि उसके इशारे पर सारी लड़कियां चलती हैं, तो वह खुश हुए, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। पिता कह रहे हैं, तुम दोनों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए, लेखिका के लिए और उनकी जो मित्र थी उसके लिए बता रहे हैं कि ये कॉलेज चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर। यह हकीकत थी कि ये वास्तविकता थी कि पिता बड़े खुश थे उस चीज़ पर जो कि लेखिका ने अपने कॉलेज में अपनी प्रतिष्ठा बना रखी थी, और वह अपनी बातों को बता रहे थे गदगद स्वर में, यानी खुश होकर के, और लेखिका बहुत आश्चर्यचकित थी। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा का नाम है चौपड़, पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही थी वह। आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? लेखिका के पिता को ये बात किसी मित्र के द्वारा पता चली। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, पिता ने आदेश दे दिया।
इन सब से बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। वो मतलब वही चीज़ जो मनु भंडारी ने काम किया, चौपड़ पर जो भाषण दिया, उसकी बड़ाई करने के लिए प्रतिष्ठित दो व्यक्ति वहां आए और मनु भंडारी जी के पिता को बधाई देने लगे और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। जो उनके अंतरंग मित्र बता के गए थे, उस बात से वह नाराज थे, परंतु जब प्रतिष्ठित दो व्यक्तित्व ने की बात कही तो वह खुश हो गए। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़के का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितने तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? मतलब एक तरफ तो वह प्रशंसा चाहते थे और एक तरफ वह सामाजिक विशिष्टता भी चाहते थे। तो ये कहते हैं कि पिताजी को इस चीज़ का अनुमान नहीं था कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। अगर वह सामाजिक का डर रखे या समाज का डर रखे तो उनकी बेटी धुआंधार भाषण नहीं दे सकती, बाहर नहीं निकल सकती, और अगर वह बाहर जाने दें तो समाज उनको कुछ कहेगा, ये भी जरूरी है। इसलिए कहते हैं दोनों चीज़ों में मतभेद तो जरूरी है। सन 47 के कई महीनों में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। लेखिका यहाँ सबसे बड़ी अपनी शताब्दी की उपलब्धि बताती हैं, 100 वर्षों की उपलब्धि 1900 की, कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने जीवन में देखा और उसमें वह बराबर शरीक रही। लेखिका इस बात पर गर्व करती हैं कि उन्होंने 42 से और 47 की जो सारी जो भारत में जो उबाल था, भारत में जो आक्रोश था, उसको स्वयं देखा और 44 से लेकर 47 तक उन्होंने उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। तो यहाँ पर लेखिका अपने जीवन की कुछ घटनाओं के द्वारा आत्मकथ्य बता रही हैं। अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।